नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करेंगे इकोनॉमी का आगे का सेक्शन। अभी तक हम 13 सेट कर चुके हैं, ये होगा 14th सेट। तो इंपॉर्टेंट चीजें हमने अभी तक डिस्कस की। अब हम आगे देखेंगे बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट्स थी लास्ट 1 ईयर में। जैसा कि मैं बताता हूँ, ये सीरीज आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी 2021 दे रहे हैं तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ एसएससी बैंकिंग के लिए भी सीरीज इंपॉर्टेंट है। आप स्टडी IQ पे इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी मेरी वीडियोस आती हैं इनके PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, जुलाई से लेकर अप्रैल तक का तो होगा। इंसिडेंटल करंट अफेयर्स 50 आवर्स का ये प्रोग्राम है। जनवरी वाली न्यूज भी यहाँ पे कवर होगी और अप्रैल 2021 के बाद की भी जो न्यूज है, मई जून जुलाई तक की न्यूज यहाँ पे कवर की जाएगी। साथ ही साथ यूपीएससी एसएससी बैंकिंग के लिए मस्ट है, तो आप इस सीरीज को देखते रहिए और जितने भी बेनिफिट्स हो सकते हैं लीजिए। साथ ही साथ एमसीक्यूज तो हम कर ही रहे हैं, तो एमसीक्यूज से आपको रिविजन हो जाएगा, तो रिविजन भी करते रहिए, सीरीज को देखते रहिए। इकोनॉमी पे चलते हैं। न्यूज है स्मॉल फाइनेंस बैंक की। कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो हैं वो आईपीओज लेके आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पहले समझ लेते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ देखो एक तरह का लिस्टिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, जहां जिसके थ्रू जो कंपनीज हैं वो स्टॉक रिलीज करके, स्टॉक को लॉन्च करके, लिस्ट करके पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। तो कहा जाता है इनिशियली पब्लिक को जो ऑफर किया जाता है कंपनी का स्टेक, या जैसे आप स्टॉक कहते हैं या जैसे आप शेयर कहते हैं, उसके बदले में कुछ मनी जो है वो मार्केट से रेस किया जाता है। अब इसके लिए ऐसे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, वो मनी रेस करने की इस लाइन में लगे हुए हैं। अब उनकी जो लिस्टिंग है वो आने वाले समय में आपको दिखेगी। यहाँ पे आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। वो कहते हैं कि कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक 3 साल के अंदर अंदर लिस्ट हो सकता है अगर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ पहुंच गई है एस्टैब्लिशमेंट के बाद। तो जान लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या हैं। देखो, बात हो रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। हमने देखा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे। नचिकेत मोर कमेटी आई, उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है भारत में स्टैब्लिश कराते हैं। तो ये एक तरह से प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। आप और मैं अगर इतना नेटवर्थ है तो मिलके खोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन इसके जो ऑपरेशंस हैं वो आपको एरिया भर में दिख जाएंगे, वो आपको कंट्री वाइड दिख जाएंगे, है ना। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो देश भर में ब्रांचेस अपनी खोल सकता है। अब काम क्या करेगा? बेसिक बैंकिंग सर्विस देगा, बहुत हाई प्रोफाइल बैंकिंग सर्विस नहीं देंगे। देखो, बैंकिंग सेक्टर में इंक्लूड करना है, इंक्लूजन करना है, तो फर्स्ट थिंग इज कि बैंक के खर्चे कम करने होंगे, क्योंकि अगर बैंक का ऑपरेशन कॉस्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली बैंक्स प्रॉफिट में आएंगे और बैंक सस्ती सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे पाएंगे। यही काम स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, उसको लेंड करेगी पैसे को अनबैंक्ड सेक्शंस पे, स्मॉल फार्मर्स को, माइक्रो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज, इन सबको स्मॉल फाइनेंस बैंक समय समय पे फाइनेंस करती रहेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑपरेशंस की, तो इंडिया में इस समय आपको बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक दिख जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखते होंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस तरह से बहुत सारे आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अब आने वाले समय में दिखेंगे। बहुत सारे ऐसे हम देखेंगे, अभी वॉलेट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे पेमेंट बैंक्स भी हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने की कोशिश कर रहे हैं। पेटीएम का भी आने वाले समय में आपको शायद स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखे। अब जैसा मैंने आपको बताया, नचिकेत मोर कमेटी ने आरबीआई को सजेस्ट किया 2014 में कि हमें एक डिफरेंशियल बैंकिंग सेटअप लाना पड़ेगा। डिफरेंशियल बैंकिंग सेटअप मतलब अलग अलग तरह के बैंक्स आपको सेट करने पड़ेंगे। आप सिर्फ एक तरह का बैंक स्टैब्लिश करने चले जाते हो जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंक्स। यूनिवर्सल बैंक से हटके हमें माइक्रो इश्यूज के लिए, माइक्रो बैंकिंग एस्पेक्ट्स के लिए हम छोटे छोटे बैंक्स लगा सकते हैं, कम खर्चे वाले बैंक्स। देखो, जब एक बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनना होता है तो उसके ऑपरेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उस बैंक को लोन्स भी बांटने होते हैं, उस बैंक को कार लोन भी देना होता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी देते हैं। यूनिवर्सल बैंक का मतलब एक ऐसा बैंक जो सारी सर्विसेज दे पाए एक ही अम्ब्रेला, एक ही छत के नीचे। अब ऐसे में वो इंश्योरेंस भी देगा, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज भी देगा, ठीक है, एक्स्ट्रा बैंकिंग फैसिलिटीज भी देगा, कुछ नॉन बैंकिंग फैसिलिटीज भी हो सकता है दे दे। तो ये सारी चीजें एक यूनिवर्सल बैंक को करनी पड़ती है। जैसे कि आप देखेंगे एसबीआई एक यूनिवर्सल बैंक है, पीएनबी एक यूनिवर्सल बैंक है, एक्सिस, एचडीएफसी, ये सब यूनिवर्सल बैंक है। अब जितना यूनिवर्सल सर्विस उसको देनी पड़ेगी उतने उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। इसलिए कहा डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम को लेके आते हैं, और जिन लोगों पे आउटरीच नहीं, मतलब जिन लोगों पे क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है,
वहां पे क्रेडिट आउटरीच बनाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम इन बैंकों को सस्ता रखेंगे और लोगों को सस्ते लोन या फिर इफेक्टिव लोन प्रोवाइड करेंगे। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सेक्टर में दो तरह के बैंक्स उस समय सजेस्ट किए गए। एक है आपका पेमेंट बैंक, दूसरा है स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक प्रीकर्सर होता है स्मॉल फाइनेंस, उसके बाद आता है फिर आगे ऑन एंड ऑन बैंक्स आते हैं। तो पेमेंट बैंक देखो क्या होता है, एक तरह से प्रीपेड कार्ड इश्यू करता है, टेलीकॉम कंपनीज इसको चला सकते हैं, एयरटेल का, वोडाफोन का एम-पैसा, ठीक है, पेटीएम बैंक, ये सब क्या है, पेमेंट बैंक्स हैं। अब इनकी एक मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, इनको कुछ एक 75% डिपॉजिट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना है, 25% टोटल डिपॉजिट दूसरी जगह रखना है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा सर्विस क्या क्या ऑफर करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग दे देते हैं, म्यूचुअल फंड्स आपको सेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस पेंशन स्कीम्स बेच सकते हैं, बिल पेमेंट सर्विसेज आपकी पेटीएम से आप कर सकते हो, अपने एटीएम्स भी आप पेटीएम के थ्रू कहीं से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हो। साथ ही साथ एक तरह से बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी बन सकते हैं। जैसे अगर आप जाएंगे पेटीएम पे तो पेटीएम आपके लिए एक फिक्स डिपॉजिट भी खोल देगा, ठीक है, आप एफडी भी करा सकते हैं पेटीएम के वॉलेट से। आप देखेंगे वो इंडसइंड बैंक से लिंक्ड है तो या किसी दूसरे बैंक से लिंक्ड है, तो खुद ये लोग नहीं देते हैं सर्विस, ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाते हैं, यानी उस पूरे मैकेनिज्म में एक लेयर बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज ये देते हैं। तो इसी तरह से आपको ये क्रेडिट कार्ड भी ऑफर कर सकते हैं, लोन्स भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ आपको नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, लोन्स नहीं दे सकते, और क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस वगैरह हैंडल नहीं कर सकते। मतलब आप दुबई में बैठ के भारत में पेटीएम से पेटीएम ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब अगर आपका दुबई में पेटीएम रजिस्टर्ड है तो आइडिया बस ये, रेमिटेंसेस सर्विसेज, एनआरआई डिपॉजिट्स ये नहीं ले सकते। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं कि क्रेडिट सर्विसेज ये नहीं देंगे, लोन नहीं बांटेंगे, बस डिपॉजिट सर्विसेज देंगे ये। अब किसी को क्रेडिट सर्विस चाहिए तो वो कहां जाएगा, फिर वो जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। एक तरह से ये वो बैंक्स होते हैं जो अभी भी काफी लंबे समय माइक्रो फाइनेंस में लोकल एरिया बैंक्स बने रहते हैं, एनबीएफसीज का इनके पास एक्सपीरियंस होता है, और फिर इनको फाइनली कन्वर्ट करके स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हैं पेमेंट बैंक की अपेक्षा। फॉरेन एक्सचेंज आप खरीद सकते हैं, यहाँ से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन खरीद सकते हैं। ये आने वाले समय में फुल फ्लेज्ड बैंक भी बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अच्छा काम करेगा 4-5 साल, तो हो सकता है आरबीआई जब अगली बार नए बैंक्स के लाइसेंसेस दे तो इसको भी कन्वर्ट कर दे, और दे कैन एक्सपेंड अक्रॉस द कंट्री। इनके एक्सपेंशन में कोई भी रुकावट नहीं आती, कहीं पे भी ब्रांच खोल सकते हैं। ये क्या नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोन्स नहीं दे सकते, लोन्स दे सकते हैं छोटे छोटे लोन, 1 लाख का लोन, 1.5 लाख का लोन, 50,000 का लोन, ये सब दे सकते हैं। अब ये नहीं आपको 2-4 करोड़ का लोन चाहिए तो आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं देगा। तो छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। सब्सिडरीज अपनी बना सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स या फिर कोई और बैंकिंग प्रोडक्ट्स, ये आपको नहीं दे सकते। तो ये इनकी लिमिटेशन होती है। अभी हाल ही में एक और न्यूज आती है, वो है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो सारफेसी एक्ट के अंदर आ जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर कहा था। अब पहले तो कोऑपरेटिव बैंक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब सारफेसी एक्ट क्या है ये हम देख लेते हैं। तो सारफेसी एक्ट में लाने का क्या बेनिफिट है, देखो ये कहा गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं सारफेसी एक्ट को यूज कर सकते हैं। अब ये सारफेसी क्या है पहले ये समझते हैं, और फिर सारफेसी को यूज करने से इन बैंक्स को क्या फायदा होगा फिर हम ये समझेंगे। अगर हम बात करें सारफेसी एक्ट 2002 की, देखो 90s का जो टाइम था ग्लोबलाइजेशन के बाद, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम था, जिसमें भी हम अर्ली ग्लोबलाइजेशन स्टेज में थे, वहां पे बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा लॉसेस देख रहा था। लॉसेस क्यों देख रहा था, क्योंकि एनपीएस बढ़ते जा रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स के ऑल टाइम हाई थे। अब ऐसे में एनपीएस को भरपाई करने के लिए, एनपीएस को रिकवरी के लिए बैंक को कुछ फर्दर पावर्स दी जाने की बात की गई। उसी में एक लॉ लाया गया, सारफेसी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002, ठीक है, इसको आप सारफेसी कहते हैं। अभी सारफेसी करता है कि बैंक को पावर दे देता है कि अगर आपका पैसा किसी ने रोक लिया, ठीक है, बैंक के लोन कोई वापस नहीं लौटा रहा है, तो यहाँ पे बैंक जो है वो ड्यूज जो है अपने बोरोवर से ले सकती है, ड्यूज रिकवर कर सकती है। कैसे कर सकती है, उसकी कोलेटरल को जब्त कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर सकती है। तो इस तरह से एक फास्टर रिकवरी ऑफ ड्यूज के लिए सारफेसी लाया गया था 2002 में। ये तब यूज होता है जब एनपीए जो है वो 75% से ज्यादा लोन वैल्यू का, मतलब आपने 100 रुपए बैंक से लोन लिया हुआ, 75 रुपए अभी भी आपके बचे हैं, आप नहीं लौटा रहे हो, तो फिर बैंक वहां पे सारफेसी ले सकती है, सारफेसी को अप्लाई कर सकती है। अब इसमें क्या होगा, इसमें बैंक आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेगी अगर आपको 60 दिन के अंदर, मतलब जिस दिन सारफेसी का नोटिस आपके पास आता है 60 दिन के अंदर अंदर आपको
पेमेंट करना होता है, जो भी आपकी EMI वगैरह होती है, नहीं हो पाती है तो फिर बैंक जो है वो प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लेता है एंड अल्टीमेटली उसको सेल ऑफ करके अपना जो अपनी भरपाई है, जो अपने एनपीएस हैं, उसको रिकवर कर लेता है। तो यहाँ पे बैंक के पास ये समझ सकते हैं कि बैंक एनपीए को रिकवरी कर सकता है, रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बैंक के ऊपर है। अब बात आती है कि इसकी बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं। यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला है कि आप सारफेसी को यूज करके अपने ड्यूज को रिकवर कर सकते हो। हमने देखा कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत ज्यादा एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है उन एनपीएस को रिकवर करने का। इन दैट सिनेरियो क्लियर कर दिया गया कि आप भी सारफेसी एक्ट को यूज करो और अपने ड्यूज की रिकवरी करो, ठीक है। अब हम बात करें थोड़ी सी कोऑपरेटिव बैंक्स की। कोऑपरेटिव बैंक्स आपको पता है यूनियन एंट्री लिस्ट 45 के अंडर आती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि हमने कोऑपरेटिव बैंक्स को देखा क्यों यूज होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के पास डुअल रेगुलेशन होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स एक लोकल एरिया की हेल्प के लिए होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेशन से स्टैब्लिश किए जाते हैं, मतलब जिन लोगों ने स्टैब्लिश किया होता है वो ही लोग इसका लोन का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इससे कोऑपरेटिव बैंक्स को काफी बेनिफिट्स होगा। आगे एक और न्यूज आ रही है कि हमारे जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा था कि जो बड़े बड़े घराने हैं ना, उनको कॉर्पोरेट जो हैं उनको बैंकिंग लाइसेंस दे दो, ठीक है। तो इसकी बात की गई कि वो लोग भी बैंकिंग लाइसेंस, जैसे टाटा को दे दो, रिलायंस को दे दो, अदानी को दे दो, ये लोग भी बैंक खोलें। तो सब बैंक खोलेंगे देश में। अब इसके कुछ रिपरकशंस हैं, उसको देखेंगे। अब ये है क्या एग्जैक्टली। देखो, आरबीआई की एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने सजेस्ट किया कि कॉर्पोरेट को बैंकिंग लाइसेंस दे दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे कंट्री में बैंक्स बेटर काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके कुछ इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इसके कुछ कॉन्स भी हैं। साथ ही साथ एक और बात उन्होंने कही कि जो एनबीएफसी जिनके एसेट्स 50,000 करोड़ से ऊपर हैं, उनको भी हम बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडिया यह है कि नए बैंक्स लाने की बात की जा रही है। दो तरह से नए बैंक्स लाए जा सकते हैं। एग्जिस्टिंग एनबीएफसीज अगर 50,000 करोड़ से ज्यादा के उनके एसेट्स हैं, तो क्या एसेट्स इन सर्कुलेशन जो है, एसेट्स जो विदहोल्ड करके बैठे हैं, अगर वो 50,000 करोड़ से ज्यादा के हैं, तो वहां पे आप उनको एनबीएफसी का टैग लेके उनको बैंक का टैग दे सकते हो, ठीक है। तो उनको बैंक, फुल फ्लेजेड बैंक में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये नहीं करना तो फिर जो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इनको बैंकिंग का लाइसेंस दे दो, ये लोग बैंक खोल लेंगे। इसको कुछ क्रिटिसिज्म मिला। क्रिटिसिज्म देखो यही था कि अगर कोऑपरेटिव्स बैंक्स खोलेंगे तो फिर क्राइसिस जो है शायद बढ़ सकती है। देखो क्या होगा, बैंक्स में आप और मैं पैसे जमा कराने जाएंगे। एबीसी पर्सन का बैंक है, ठीक है, वो एक कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट्स बैंक्स खोल पाएंगे तो वो एक पर्सन जो है वो कॉर्पोरेट है। अब एबीसी पर्सन ने बैंक खोला, आप और मैं वहां पे गए पैसे जमा कराने। अब वो पर्सन क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, तो वो अपने ही बैंक से लोन ले लेगा, हमें तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस नहीं रखा जाएगा, कहीं ना कहीं बैंक उसका है तो उसके पास, उसको जल्दी लोन मिल जाएगा, तो उसको लोन मिल जाएगा। वो हमारे पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देगा, अपनी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में लगा देगा, और रिटर्न नहीं आया तो फिर पैसा हमारा डूबेगा। इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। देखो पहली चीज क्या है कि इससे रिकैपिटलाइजेशन होगा। आईडब्ल्यूजी यानी इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑफ आरबीआई का ये कहना है कि ये जो मैकेनिज्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे जो सरप्लस फंड्स पड़ा हुआ है कॉर्पोरेट हाउसेस पे, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स पे जो एक्स्ट्रा पैसा रखा है, वो बैंक के रिकैपिटलाइजेशन में काम आ जाएगा। मतलब बैंकिंग सेक्टर में पैसा आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारे डिपॉजिट होंगे, उनके अपने भी कुछ वर्किंग कैपिटल वो लोग डालेंगे, तो उससे क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर में पैसा आएगा। साथ ही साथ जो इंडियन इनकॉर्पोरेशन है उसकी बैंकिंग सेक्टर में री एंट्री हो जाएगी। बहुत पहले, अगर आपको याद हो, 1969 में जब इंदिरा गांधी ने बैंक को नेशनलाइज करना शुरू किया, जब बैंकिंग नेशनलाइजेशन ऑर्डिनेंस आया था, उससे पहले बड़े बड़े घराने बैंक्स चलाते थे, ठीक है। यही रीजन था उस समय, इंदिरा का ये मानना था कि ये लोग पब्लिक सर्विस के लिए बैंक नहीं चलाते, पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए चलाते हैं। तो फिर इसीलिए 1969 में बैंक्स को नेशनलाइज करने की बात की गई कि सारे बैंक्स उठा के नेशनलाइज कर दो, और तभी देश का भला हो पाएगा, तभी हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या सोशलिज्म का जो हमारा नारा है वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसी के चलते कहा जा रहा है कि री एंट्री हो जाएगी इंडियन इनकॉर्पोरेशन की। साथ ही साथ कंपटीशन बढ़ जाएगा बैंकिंग सेक्टर में, आपको बड़ी बेनिफिशियल सर्विसेज मिलेंगी। देखो कैपिटलिज्म का एक बेनिफिट तो होता है, कैपिटलिज्म जो है वो एवेन्यूज देता है सबको, ठीक है। कैपिटलिज्म में सबके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसकी वजह से जो बिजनेसेस होते हैं वो कस्टमर और कंज्यूमर सेंट्रिक हो जाते हैं। तो जो कस्टमर और कंज्यूमर होता है कैपिटलिज्म में, उसको सर्विसेज बड़ी अच्छी मिलती हैं और सस्ते रेटों पे मिलती हैं। अगर एक ही कंपनी आपकी कंट्री में इंटरनेट ब्रॉडबैंड सप्लाई कर रही होती तो शायद आपको सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता। अब क्योंकि एक बहुत बड़ी
यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपटीशन बन गया है, बड़े बड़े जायंट्स आ गए हैं, तो इसलिए आपको सस्ता और बढ़िया इंटरनेट मिल रहा है। तो यही चीज़ कहा जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर में भी इसी तरह से कंपटीशन बढ़ेगा और बेनिफिट होगा। साथ ही साथ बैंकिंग ऑप्शंस जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। टाटा के बैंक में नहीं तो अंबानी के बैंक में खाता खोल लो, नहीं तो फिर अदानी के में खोल लो, तो कहीं तो खोल लो, जो आपको अच्छा लगता हो एंटरप्रेन्योर उसके यहाँ पे खाता खोल लो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन होगा कस्टमर्स के लिए, लेकिन इसके चैलेंज भी हैं कि कनेक्टेड लेंडिंग और सर्कुलर बैंकिंग की जो प्रॉब्लम है ये बड़ी दिक्कत है। हमने पैसा डाला बैंकों में, पता चला वो कंपनी ने अपने पास रख लिया, मतलब अपने लिए लोन ले लिया, सस्ता लोन ले लिया या मार्केट रेट पे लोन ले लिया और वापस नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि वहां एनपीए नहीं होगा, एनपीए होने के चांसेस तो वहां भी बराबर हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड करता है। देखो एनपीए इसलिए नहीं होता कि बैंक लोन देती है, एनपीए इसलिए होता है क्योंकि बैंक ड्यू डिलीजेंस से लोन नहीं देती, बैंक ये देखभाल के लोन नहीं देती कि वो जिसको लोन दे रही है क्या उसके पास रीपेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। दूसरी बात है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज बहुत रह जाएंगे, है ना, बहुत बड़ी बात है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आएंगे। ऑब्वियसली बात है जब कॉर्पोरेट्स बैंक्स को चलाएंगे तो फिर वो अपने बेनिफिट के लिए चलाएंगे, आपके और मेरे बेनिफिट के लिए नहीं चलाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न माना जाता है कि कॉर्पोरेट हाउसेस को क्यों बैंकिंग लाइसेंस नहीं देना चाहिए। आगे साथ ही साथ देखेंगे कि बैंकिंग लाइसेंस एनबीएफसीज के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। देखो पोटेंशियल बेनिफिट्स तो ये है कि अगर एनबीएफसीज के पास बैंकिंग लाइसेंस होते हैं तो वो बेटर मनी मैनेजमेंट कर पाएगी, आईएलएफएस जैसे जो क्राइसिस है वो नहीं आएगी। साथ ही साथ एनबीएफसीज को डिपॉजिट का भी एक्सेस मिल जाएगा। अभी जैसे कि आपको पता है एनबीएफसीज को शॉर्ट टर्म लोन मार्केट से उठाना पड़ता है और लॉन्ग टर्म उसको आगे फर्दर जो है वो लेंडिंग करनी पड़ती है। तो जो ये मिसमैच है एनबीएफसी का वो पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ एनबीएफसी को डिपॉजिट्स का बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ साथ एक बेटर ओवरसाइट बन पाएगी और एनबीएफसी बैंक की तरह बन के बेटर काम कर पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट एक एसोसिएटेड है बैंक बनने में, एनबीएफसीज रिलक्टेंट रहती हैं और काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं भारत में एनबीएफसीज की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब है। तो ऐसे में एनबीएफसीज को बैंक बनाना अपने आप में एक और प्रॉब्लम को इन्विटेशन देना है। अगर हम आगे बात करें, एक और टर्म आई है प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स। आरबीआई ने कहा है कि बैंक को 10% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अपने लोन्स की। प्रोविजनिंग का मतलब होता है अगर बैंक ने 100 रुपए लोन में बांटे हुए हैं तो अभी बैंक के पास जो भी अवेलेबल पैसा है उसके 10 रुपए बैंक को अलग से निकाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एनपीए रेट जो है इस समय ऑन एन एवरेज 10% है। तो 10% एनपीए रेट का मतलब है कि अगर बैंक ने 100 रुपए दिए हुए हैं तो 90 रुपीज ही रिटर्न आएगा, 10 रुपी रिटर्न नहीं आएगा। तो वो बैंक इस प्रोविजनिंग वाले मनी से पूरा कर पाएगी। ये चीज कही गई है कि बैंक्स को प्रोविजनिंग अपने लोन्स की करके रखनी पड़ेगी, यानी सारा पैसा जो भी बैंक के पास है वो सबका सब पैसा वो आगे नहीं बांटेगी, उसमें से 10% वो प्रोविजनिंग के लिए रख लेगी, बाकी पैसा आगे बांट देगी। अच्छा, प्रोविजनिंग के लिए सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स की बात की जा रही है जिनको स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 2 में कैटेगराइज कर दिया गया है। ये वो अकाउंट्स होते हैं जो स्ट्रेस दिखा रहे होते हैं, मतलब जहां पे देर सवेर ईएमआईज आती है, टाइम से ईएमआईज नहीं आती, लेकिन अभी एनपीए नहीं बने होते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि वो अकाउंट जो अभी एनपीए नहीं बना है लेकिन देर सवेर प्रॉब्लम कर रहा है, अगर उसको स्ट्रेस जो है उस अकाउंट में दिख रहा है, उस अकाउंट की रीपेमेंट हिस्ट्री जो है वो ठीक नहीं है, तो उसको अभी आप इस तरह के स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 2 में रख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। मतलब बैंक में जितने भी स्पेशल मेंशन अकाउंट्स हैं उसका 10% आपको प्रोविजनिंग के नाम पे रखना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं एसेट क्लासिफिकेशन कैसे करता है आरबीआई। देखो, सबसे पहले कोई भी अकाउंट जो लोन अकाउंट होता है अगर वो प्रॉपर फंक्शन करता रहता है तो उसे हम लोन अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं, यानी वो आपका परफॉर्मिंग एसेट होता है, पीए होता है। अब थोड़े समय के बाद उसमें कुछ स्ट्रेस दिखने लग जाता है, ठीक से टाइम से उसकी रीपेमेंट नहीं हो रही होती है, तो फिर ऐसे में आप उसको एक स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, या तो प्रिंसिपल ड्यू है, इंटरेस्ट ड्यू है, कुछ ना कुछ ओवर ड्यू चल रहा है, समय पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जब ये ओवर ड्यू जो है 90 दिन क्रॉस कर जाता है तो फिर आप इसको एनपीए में डाल देते हैं। 90 दिन जनरल अकाउंट्स के लिए, अगर फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर लोन है तो एग्रीकल्चर लोन के लिए 2 क्रॉप्स शॉर्टर ड्यूरेशन की, या फिर अगर एक बड़ी क्रॉप के लिए लोन लिया गया है तो लॉन्गर ड्यूरेशन का 1 सीजन। इस तरह से 1 सीजन बड़ी क्रॉप का निकल गया और पैसा वापस नहीं आया फार्मर के पास से, और छोटी छोटी क्रॉप्स लगाते हैं, 2 ड्यूरेशन की क्रॉप्स हैं और पैसा वापस नहीं आया तो आप उसको एनपीए में डाल सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे एसेट्स। जब एनपीए हो जाते हैं उसके बाद एक समय के बाद उनको सब स्टैंडर्ड एसेट्स में डाल दिया जाता है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो होते हैं जो एनपीए में लगभग पिछले 12 महीने से पड़े हुए हैं। ऐसे अकाउंट्स जिनको एनपीए टैग कर दिया गया है और 12 महीने से 12 मंथ से वो एनपीए में पड़े हुए हैं, उनको आप सब स्टैंडर्ड एसेट्स में डाल देंगे और यही सब स्टैंडर्ड एसेट और 12 महीने बाद जाके
डाउटफुल एसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फाइनली फिर इनको राइटिंग ऑफ करना पड़ता है, उसको लॉस एसेट में फिर फाइनली डालना पड़ता है। ठीक है, तो फिर जब बहुत लंबा समय हो जाता है, 2-3 साल निकल जाते हैं, 3 साल स्पेसिफिकली, और पैसा नहीं वापस आ रहा होता, तो फिर उसको लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है। लॉस अकाउंट का मतलब बैंक उसको अपनी बुक से तो हटा देगा, राइट ऑफ कर देगा, लेकिन अभी भी उसके जो अकाउंटिंग प्रोसेस में उसको गिना जा रहा है, और एक समय के बाद ये लॉस अकाउंट भी कंप्लीट राइट ऑफ कर दिया जाता है, और अब बैंक सिर्फ उस मनी को चेस कर सकता है, लेकिन अपने खातों में, अकाउंट्स में उस पैसे को नहीं दिखाता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लॉस अकाउंट मान लेते हैं, जब ऑडिटर्स बैठते हैं वो ये कहते हैं कि ये पैसा तो वापस नहीं आना, इसे बैंक लॉस अकाउंट में डाल दे। अगला टॉपिक जो हमें देखना है वो हमें देखना है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, कि भारत में इन्फ्लेशन कैसे टारगेट होती है। जैसा कि हमने देखा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के 5 साल जो हैं वो पूरे हो गए। ठीक है, तो फिर 5 साल पूरे हो गए, तो फिर ऐसे में एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे इंडिया में इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है। देखो, इंडिया में इन्फ्लेशन 2 तरह से प्राइमरीली मेजर की जाती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपको इसका डेटा हमेशा क्वार्टर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आता दिखता है, एनुअल बेसिस पे आता दिखता है कि क्या रहा इन्फ्लेशन का हाल। अगर हम बात करें कि कौन इस डेटा को पब्लिश करता है और कैसे मैनेज होता है, देखो, सेंट्रल बैंक है कंट्री का, यानी आरबीआई जो है इसको मैनेज करती है। आरबीआई साथ साथ कुछ पॉलिसीज ऐसी भी लाती है जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को भी समय समय पे देखती रहती है। तो आरबीआई के 2 काम होते हैं, एक तो इन्फ्लेशन को मैनेज करना, साथ ही साथ जो मनी सप्लाई है मार्केट में उसको भी बनाए रखना। अब इसके लिए एक एग्रीमेंट किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे 2015-16 में। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें उर्जित पटेल कमेटी बैठी और उन्होंने ये कहा कि एक एमपीसी लाना नेसेसरी। अब आरबीआई की ड्यूटी होगी कि वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो बनाएगी, एमपीसी बनाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी और इसी तरह से फ्रेमवर्क लेके आएगी। उसमें कुछ टारगेट्स दिए गए आरबीआई को, ये कहा गया कि 4% जो है हम बेस मान के चलेंगे, आप इससे ऊपर और इससे नीचे 2% तक डेविएट हो सकते हो। यानी अगर इसके बीच में 2 और 6% के बीच में देश में इन्फ्लेशन घूम रही है तो वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर ये 6% क्रॉस कर जाती है, 2% से नीचे आ जाती है, तो फिर आरबीआई को ये टारगेट मिस करने के रीजंस देने होंगे, रिपोर्ट में लिखना होगा और साथ ही साथ इसको करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और इससे साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि कितने समय में हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। तो कहा जाता है कि एक हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन जो है भारत में वो 2 से 6% के बीच में है। देखो, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन का कोई यूनिफॉर्म नंबर नहीं होता, हर देश के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट अलग होता है। अगर कोई देश बहुत डेवलपिंग है, अगर हम बात करें चाइना में, तो चाइना में जैसे अगर ग्रोथ 10% 11% चल रही है, तो इन्फ्लेशन भी वहां पे नेचुरल है कि 7-8% 9% चलेगी। यूएस जैसी डेवलप कंट्रीज अगर आप देखेंगे, यूरोप जैसी डेवलप कंट्रीज जो 1.5-2% के रेट पे ग्रो हो रही है, वहां पे इन्फ्लेशन भी 1.5 से 2%, 2 से 3%, 4% तक मैक्सिमम जो है आपको दिखेगी। जैसे हाल ही में अभी इसी वीक की न्यूज चल रही है कि यूएस में इन्फ्लेशन 4% क्रॉस करने वाली है। तो वहां एक चिंता का विषय बन रहा है कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन क्यों है। ये ट्रांजिशनरी इन्फ्लेशन है, मतलब कुछ समय के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कोविड के नाम पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, वेलफेयर पॉलिसीज ला रही है, या फिर अब इन्फ्लेशन जो है ये परमानेंट हो जाएगी वहां पर भी, मतलब 4% वहां के लिए भी आम हो जाएगा। तो वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। अब देखो, आरबीआई को क्या करना होता है, हर 6 महीने में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करना होता है जिसमें उसको सोर्सेज बताने होते हैं महंगाई के, कि महंगाई की कारण क्या थी, और अगले 6 से 18 महीने का फोरकास्ट देना होता है कि अगले 6 से 18 महीने अगर हम अभी बेस वैल्यू मान के चलें तो इन्फ्लेशन कहां पे होगी। साथ ही साथ अगर आरबीआई फेल हो जाता है तो आरबीआई को रीजंस देने पड़ते हैं और पॉलिसीज बतानी पड़ती हैं जिससे टाइमली इन्फ्लेशन को एड्रेस किया जा सके। अब भारत में अलग अलग कमिटीज आती रही इन्फ्लेशन को लेके, हमने चक्रवर्ती कमेटी बैठाई थी, उसने हमें बताया कि अगर इंडिया 4% इन्फ्लेशन रेट एनुअल लेके आ रहा है, अगर 4% इन्फ्लेशन रेट है तो अच्छी बात है, इसका मतलब 6-7% 8% ग्रो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी माना कि 4 से 6% के बीच का जो इन्फ्लेशन का रेंज है वो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है। एंड सिमिलरली तारापुर कमेटी ने भी कहा 2000 में कि 3 to 5% इन्फ्लेशन रेट एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेंज माना जाएगा। तो इन्फ्लेशन के लिए इसी तरह की चीजें। दूसरी चीज आप देखेंगे WPI और CPI, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं, इस पे यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है। तो WPI और CPI को देखते हैं कि कैसे ये चीजें मैनेज होती हैं। तो पहली चीज समझते हैं WPI देखिए 1942 से चलता रहा, एक वाइडली यूज इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। ये होलसेल लेवल पे प्राइसेस को बताता है। कहा जाता है बहुत एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता महंगाई का, क्योंकि होलसेल रेट जो होता है और जब फाइनली कंज्यूमर जिस प्राइस पे खरीदता है उसमें बहुत सारे बीच में लेयर्स होते हैं। तो होलसेल हो सकता है मंडी में चीज सस्ती हो, मार्केट में कम हो,
आपके घर जब पहुंच रही हो वो चीज महंगी हो। तो ये एग्जैक्ट रेट नहीं बता पाता, इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करती है। ये बल्क सेल की बात करता है, डोमेस्टिक मार्केट की। इसका क्रिटिसिज्म यही है कि क्योंकि ये ऐसी जगह पे प्राइस कैप्चर करता है वहां पे कंज्यूमर का कोई लेना देना नहीं होता। इसका बेस ईयर 2011-12 कर दिया गया था 2017 में, ठीक है। तो 11-12 इसका बेस ईयर माना जा रहा है। और इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो नहीं इंक्लूड किए जाते, ठीक है। तो अभी इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं इंक्लूड होता है, तो बहुत ज्यादा महंगाई जो है, टैक्स से बढ़ने वाली महंगाई हम नहीं कैप्चर कर पाते। अब इसके कंपोनेंट्स अगर हम देखें, सबसे ज्यादा जो इसके बड़े कंपोनेंट है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरा बड़ा कंपोनेंट इसका आपको फ्यूल एंड पावर दिखे, प्राइमरी आर्टिकल्स दिखेगा, एंड देन फ्यूल एंड पावर आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके कंपोनेंट्स है। प्राइमरी आर्टिकल्स में आप देखेंगे कि मेजर कंपोनेंट है आपके फूड आर्टिकल और नॉन फूड आर्टिकल। फूड आर्टिकल में सीरियल्स, पैडी, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा रहता है। नॉन फूड आर्टिकल में आपका ऑयल सीड्स, मिनरल और क्रूड पेट्रोलियम है, ये प्राइमरी आर्टिकल्स है, ठीक है। देन दूसरी बड़ी बास्केट है वो आपको दिखेगा फ्यूल और पावर, जिसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी होता है। इसके बाद जो बिगेस्ट बास्केट है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, उसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे गुड्स जो हैं वो रखे जाते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं WPI के केस में। अब आगे हमें चलना है CPI। CPI में क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, एक बार WPI फूड इंडेक्स भी देख लेते हैं। ये इसी का सब इंडेक्स है, ये केवल फूड आर्टिकल्स लेता है और उसी को मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चरिंग बास्केट से और प्राइमरी आर्टिकल से ये फूड, जितने भी फूड के कंपोनेंट्स हैं इसमें, वो सब लेता है और फूड इंडेक्स देता है। इससे पता चलता है कि फूड प्राइसेस से बढ़ने वाली महंगाई क्या है। अगला जो है वो CPI है। CPI देखो बात करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। ये कहता है कि कंज्यूमर लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज कितनी महंगी हुई है। देखो एक बात याद रखना, WPI में सिर्फ गुड्स होते हैं, CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं। सबसे ज्यादा गुड इसमें आते हैं फूड एंड बेवरेजेस, सबसे बड़ा कंपोनेंट दिया जाता है। दूसरा बड़ा कंपोनेंट आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ये सर्विसेज इसमें होती हैं। देन तीसरा बड़ा कंपोनेंट आपको हाउसिंग, हाउस रेंट दिखेगा, फ्यूल एंड लाइट दिखेगा। तो इस तरह से क्लोथिंग, फुटवियर दिखेगा और पैन, टबैको। तो ये सारी चीजें मिलके CPI बनाती हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो बेस ईयर ले लिया जाता है कि पिछले साल इसी समय क्या महंगाई थी। ये चीज अगर 100 रुपए की थी और इस साल 105 रुपए की है, तो 5% जो है वो इन्फ्लेशन हो गया है, ठीक है। तो कंज्यूमर लेवल पे इस तरह से इसको मेजर कर लिया जाता है। आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं पे रिवीजन के लिए, CPI IW के डेटा से ये देखा जाता है कितनी महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से सैलरी बढ़ा दो। दैट UNNB होता है, ये नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज के लिए होता है, इसको अब यूज नहीं किया जाता। एग्रीकल्चर लेबर, ये बेसिकली एग्रीकल्चर लेबर पे पड़ने वाले फूड के इम्पैक्ट को कैलकुलेट करता है। और रूरल लेबर जो है वो रूरल लेबर प्राइसेस में कितना इंक्रीमेंट हुआ उससे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि CPI रूरल, CPI अर्बन और CPI कंबाइंड, ये 3 लेवल यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है। जब भी RBI रेट देती है तो वो CPI कंबाइंड के प्राइसेस आपको 2015 से देती आ रही है। तो देखेंगे यहाँ पे कि CPI रूरल, अर्बन और फाइनली कंबाइंड, ठीक है। तो इसमें फूड, बेवरेजेस, पैन, टबैको, देन क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट, मिसलिनियस, ये सारी चीजें। तो याद रखिएगा CPI में सर्विसेज और गुड्स दोनों ही इंक्लूडेड है। तो इस सीरीज के लिए हमें इतना ही करना था। मिलेंगे आगे और कुछ बॉन्ड्स वाली इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कुछ MCQs भी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।